यूपीएससी खुदा नहीं है। सरकार के सामने इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि यूपीएससी ने बहुत गलतियां करी हैं। आपने ईमानदारी का चोला ओढ़ रखा और आप बेईमानी का काम कर रहे हो, छात्रों के साथ दगाबाजी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। 50 में से हमारे हिसाब से 29 यानी एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। जब ये लोग ऐसे क्वेश्चन डालेंगे तो अब प्रेस नोट क्यों नहीं हमारे चेयरमैन जारी कर देते हैं कि आप गांव के हो तो आप नहीं भर सकते हो। तो वो जो शख्स यहाँ तुमसे पहले तख्ता नसी था उसको अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ऐसे लोग हैं तो ये तो मेरी एक गुनाह हो गई कि मैंने एक गरीब होकर मैंने आईएएस का सपना देख लिया, यही होगी ना। इस साल यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 28 मई को और रिज़ल्ट आया था 12 जून को। जो भी टॉपर्स आए हैं उनकी रिपोर्ट्स आप हमारे द ललन टॉप पर देख सकते हैं। साथ ही इस बार के यूपीएससी में कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ऐसा कहना है कि जो मैथमेटिक्स के सवाल आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। इसे लेकर हम अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं जहां पर कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुयश वर्मा है। सुयश, हमारे दर्शकों को आप पहले ये बता दीजिए कि सीसेट क्या होता है, जिसकी आप लोगों को जिस पर डाउट्स हैं। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो परीक्षा होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज यानी सामान्य ज्ञान और दूसरा सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मैथ्स, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा न्यूमरेसी, नंबर सिस्टम, वैसे तरह के सवाल आते हैं। इस वर्ष का जो सीसेट का पेपर था उसमें यूपीएससी के हिसाब से जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। उसमें साफ साफ लिखा है क्लास 10th लेवल। लेकिन इस वर्ष का जो पेपर था उसमें 50 में से हमारे हिसाब से 29 यानी एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। जो सीसेट का आप बोल रहे हैं जो सवाल हैं वो कैट के उसमें पेपर से आए हैं, तो क्या आपके पास ऐसे कोई सवाल है जो आप दिखा सकते हैं कि ये इस बुक का है जो हमारे यहाँ पर आया था? जैसे उदाहरण के लिए इस साल का जो सेट है क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें सीधा सवाल है। देखिए, अगर कैमरा फोकस हो पाए तो लेट P, Q and R S T be 5 statements such that if P is true, both Q and S are true. If R and S are true, then T is false. इस तरह ये पूरा सवाल है। अब ये सवाल जो है ये कैट के अरुण शर्मा की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, उसमें चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 32, वहाँ से ये सीधा सवाल डिट्टो कॉपी पेस्ट उठाया गया है। और ऐसे 1-2 नहीं, लगभग 25 सवाल है। ये मेरे पास इनकी पूरी एक जन्म कुंडली है यदि मैं कह सकूं तो। और ये हमने कोर्ट में डाला है इसको लेके। और इसके अलावा एक और जो मुद्दा है, कैट सीसेट का मुद्दा तो है ही, इस साल जो जीएस की परीक्षा हुई थी उसमें तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया। कैसे किया गया, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राज्यों की राजधानी है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ और चौथा कानपुर। अब ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें लिखा है ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट या ऑल द 4 पेयर्स आर करेक्ट। अगर कोई बच्चा कि कोई कैंडिडेट इसे ये पता हो कि इसमें से जयपुर और लखनऊ भारत के राज्यों की राजधानी है, भारत के अलग अलग राज्यों की राजधानी है, वो मार्क करेगा ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। लेकिन उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण दूँ, मान लीजिए अगर ये सोचते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानी में से कानपुर और वाराणसी भी हैं, इन्होंने भी मार्क किया ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, तो 2 मार्क्स जीएस में मुझे भी मिले और इन्हें भी मिले। लेकिन मैंने जो मार्क किया, मैंने जयपुर और लखनऊ को ध्यान में रख के मार्क किया, इन्होंने मार्क किया ये वाराणसी और कानपुर को ध्यान में रख के मार्क किया। तो ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे 47 सवाल हैं। ये सब बातों को लेके हम लोग कोर्ट के सामने गए हैं, सड़कों पे आए हैं। और एक और मुद्दा मैं संक्षिप्त बता चुकी हूँ, आगे इस पर विस्तार से लोग बात कर रखेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश यादव है। मैडम, ये हिंदी माध्यम के जहाँ तक सिलेक्शंस का रेशियो है, आप अगर जूम करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। 2006 में सिलेक्शन रेशियो 50% थे। अगर मान लीजिए 50% इंग्लिश मीडियम के थे तो 50% हिंदी माध्यम के भी थे। पर अगर मैं 2010 पे आऊँ, 2010 में ये आंकड़ा 37% के आसपास थी। अब आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि 11 से सीसेट लागू होता है। अब 11 में ये आंकड़ा देखेंगे तो 17% आ गया। अगर मैं इन्हीं 2 ईयर को बात करूँ तो 20% अचानक से गायब हो गए, जबकि उस टाइम सीसेट के पेपर बहुत ईजी होते थे, तब की ये बात है। अब आते हैं हम 2020 पे। 2020 पर आप डाटा अगर दिखाना चाहेंगे तो देखेंगे 5% 95 आता है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 6% के आसपास। अब कहाँ 50% और कहाँ 6%। अगर सीसेट इतनी फेयर है तो फिर ये डाटा क्यों घट रहे हैं?
और क्या इससे ये नहीं था कि 2010 से पहले इंजीनियर के बैकग्राउंड के बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे थे? ये यूपीएससी का डेटा है, आपने उसके ठीक है मैंने रिलीज किया, यूपीएससी के डाटा है, एनुअल रिपोर्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। सूरज भान सर एक बार पेपर आपके पास होगा, दीजिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ग्राफ को कैमरे में दिखा सकते हैं। जी जी, एक बार दीजिए पेपर। कैमरे में आप दिखा सकते हैं। ये जो रेखा है, ये रेखा है इंग्लिश, ये जो रेखा है ये है इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थियों की, और ये जो रेखा है ये रेखा है भारतीय भाषाओं के चयन की। तो आप देखें इंग्लिश वाला जो है वो लगातार बढ़ के आज यहाँ पर लगभग 93% है, और यहीं पर जो है हिंदी भाषाओं का चयन आज 6% हो चुका है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार को सोचना चाहिए कि एक तरफ अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदी को प्रोत्साहन देते हैं, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देते हैं, हमें भी खुशी होती है इस बात की, लेकिन फिर इस तरह का भेदभाव सिविल सेवा परीक्षा में क्यों? और ये जो 93% है ये मोस्टली किस बैकग्राउंड से होते हैं ये लोग? IIT के बैकग्राउंड के होते हैं। अब जो ऐसी कोई रिपोर्ट है आपके पास जो आप दिखा सकते हैं? लिखा है एज फॉर एकेडमिक बैकग्राउंड्स ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर कंसर्न 64.9% वेयर फ्रॉम इंजीनियरिंग। ये देखिए आप रिपोर्ट, 64% बच्चे इंजीनियरिंग है। क्या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं? और इतने कम देते हैं कि यहाँ 64% बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग के सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं कि इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम हनुमंत लाल पटेल है, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि मैं ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ। मैम सी सेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैम जो इंडिया में जो स्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्लाइंडों के स्टडी का, वो मैम केवल 8th स्टैंडर्ड तक हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मोस्टली स्कूल्स हैं। नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे कोई स्कूल नहीं है जहाँ 10th लेवल तक मैथ पढ़ाया जाए। तो मैम जब हम लोग केवल 8th स्टैंडर्ड तक मैथ पढ़ते हैं तो फिर ये 10th स्टैंडर्ड के सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप लोगों को सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक की ही मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है और यूपीएससी में 10th तक की आती है? यस मैम, यही वजह है कि हम लोग सी सेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाते मैम। हर साल जितनी भी सीट आती हैं, जितने लोग को मेंस लिखना चाहिए उतने लड़के मेंस लिख ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैम हर साल सीट खाली रह जाती हैं। और यूपीएससी के रिपोर्ट के अनुसार मैम आज भी 79 सीटें अभी वैकेंट है मैम। तो मैम गवर्नमेंट को ये पेपर सेट करते समय हम लोग का ध्यान रखना चाहिए मैम, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं हम लोग को दिव्यांग बोलते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को राइट्स दिए गए हैं कि अगर हम लोग मतलब एबल नहीं हैं, डिसेबल हैं, तो हम लोग को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि हम लोग सबके समान मतलब रिप्रेजेंटेशन हो सके, सबके समान। आप लोगों की कट ऑफ भी जो 33% है सी सेट में उतनी ही है? यस मैम, हमारे जीएस में कट ऑफ में तो मैम पेपर के लेवल के हिसाब से कम ज़्यादा होता है, लेकिन सी सेट में इक्वली कट ऑफ हम लोग का होता है। अगर जनरल कैंडिडेट जो देख सकता है वो उसको 67 नंबर लाने हैं, तो कितने में से? 67 नंबर आउट ऑफ 200 मार्क्स में 67 जनरल कैंडिडेट को भी लाना है और उतने ही मार्क्स हमें भी लेके आना है मैम। हाँ, हमने अभी हाल ही में भी एक प्रोटेस्ट किया था। बार बार हम डीसीपी ऑफिस जाते हैं परमिशन लेने के लिए, और उसके बावजूद हमारी परमिशन बार बार रिजेक्ट हो जाती है। हाल ही में 5 अगस्त को जब हम सभी अभ्यर्थी एकजुट हुए, हमें लगा कि नहीं, ये समय आ गया है कि सरकार तक अपनी बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए, तो हम पुलिस स्टेशन के सामने ही बैठकर वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप मानिए इस बात को कि उन्होंने इतना बर्बरतापूर्वक, इसका हमारे पास पूरा साक्ष्य भी है कि कौन सा पुलिस स्टेशन था? हम लोग बत्रा सिनेमा के सामने मुखर्जी नगर पे वहाँ कर रहे थे, और हम लोग ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमें सब पुलिस से सहयोग चाहिए था कि हमारी परमिशन आप एक्सेप्ट कीजिए। क्या हुआ आपके साथ उस प्रोटेस्ट में? देखिए, जिस प्रकार का दिल्ली पुलिस से हम लोग सहयोग मांग रहे थे, वो सहयोग करने के मतलब उल्टा उन्होंने जिस तरह से हमारे साथ बर्बरता के साथ हमारे साथ इतनी बर्बरता पेश आई है, मुझे घसीटते हुए लेकर गए हैं, और मेरे पास ये पूरे प्रूफ भी हैं कि जो दिल्ली पुलिस की 4 कांस्टेबल महिला थी, उन्होंने मुझे बालों से घसीटते हुए पुलिस वैन में ढकेलने की कोशिश करी है, बालों से घसीटते हुए। आप भी एक महिला, आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको आपके बालों से उठाऊं तो आपको वो कितना ज़्यादा दर्दनाक होगा। आप देखिए मेरे ये चश्मे की हालत,
आप कैमरे में देखिए कि मेरा ये चश्मे की ये हालत हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बुरा व्यवहार किया है और किस तरीके से मुझे घसीटते हुए लेकर गए हैं कि मेरे चश्मे की ये हालत है। आज इसका जवाबदेही कौन है? एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद इस तरह का बर्बरतापूर्वक व्यवहार, किसके इशारे पे दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने इस तरह का व्यवहार किया है? क्या सरकार कभी इस बात का संज्ञान लेगी? सरकार के साथ सामने आज हम इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि यूपीएससी खुदा नहीं है। सरकार के सामने इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि यूपीएससी ने बहुत गलतियां करी हैं। आप कब जागोगे? यूपीएससी ने क्या गलतियां करी हैं? अभी आपने जो अभी सी सेट के बारे में बताया, उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहती हैं? जी, आपका क्या नाम है? सुभाष कुमार ठाकुर मेरा नाम है। सी सेट के बाद एक जो गंभीर समस्या है कोविड, आप सब जानते हैं 2020 और 21 में परिस्थितियां कैसी थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दो उदाहरण से स्थिति की भयावहता को समझा जा सकता है कि भारतीय रेल का आज तक चक्का जाम नहीं हुआ, लेकिन कोविड के दौरान भारतीय रेल रुक गई। गंगा में तैरती लाशों को सबने देखा है, तो हम लोग भी उससे वंचित नहीं थे। हम छात्र भी प्रभावित हुए, हम भी संक्रमित हुए, हमने अपने सगे संबंधियों को खोया, और एग्ज़ाम से पहले हम लोग भी कोविड से अफेक्टेड हुए। एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने का जो समय होता है वो तैयारी के लिए पीक आवर होता है। उस समय हम लोग कोविड से अफेक्टेड थे, हम अपने अपने घरों को लौट गए थे, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं था, गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। इसके कारण हमारी तैयारी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। और जो बहुत सारे लोग उस समय कोविड वॉरियर थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, वो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, पुलिस के लोग हैं, ऐसे लोग भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। इनकी छुट्टियां उस समय रद्द थी, ये लोग नहीं तैयारी कर सके और एग्ज़ाम में या तो नहीं बैठ सके, या लास्ट अटेम्प्ट था किसी का तो वो ज़बरदस्ती बैठा कि वैसे भी अटेम्प्ट निकल जाएगा। तो उस समय लोग एग्ज़ाम देने के मूड में नहीं थे। तो भारत सरकार से लोग चाह रहे थे कि सरकार एग्ज़ाम को रद्द कर दे, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, वासी रेड्डी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि क्या आप जिनका ये आखिरी अवसर है या जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, उनको इसका कंपनसेशन आप देंगे? तो एसवी राजू सर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं सक्षम प्राधिकार के समक्ष ये बात रखूँगा। लेकिन जैसे ही 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया 2020 में, सरकार ने यू टर्न लिया, बोला कि ये देना फिजिबल नहीं है। जबकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सुशील कुमार मोदी जी उसको चेयर करते हैं उस कमेटी को। उस कमेटी की रिपोर्ट है कि यूपीएससी छात्रों का 2020 में और 21 में कोविड से बहुत नुकसान हुआ है। सरकार इसको कंपनसेट करे, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे और करेस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन दे। लेकिन अभी तक सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। तो हम चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में पार्लियामेंट की बात अगर ना सुनी जाए, पार्लियामेंट्री संसदीय समिति की बात ना सुनी जाए, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, तो फिर काहे का लोकतंत्र? तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। जी सर, आप बताइए। जी मैम, मेरा नाम मनोज है। मैम मैंने भी इस वर्ष 28 मई को यूपीएससी की परीक्षा दी थी, और जैसा कि हमारे काफ़ी सारे साथियों ने आप लोगों को विस्तार से बताया है कि क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। जीएस के पेपर में ये लोग 47 क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिसमें खुलेआम तुक्के लग रहे हैं। सी सैट में ये लोग सीमाओं को लांघ जाते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के सवाल पूछते हैं। तुक्के लग रहे हैं मतलब आंसर्स में कोई दिक्कत है या ऑप्शंस में दिक्कत है? ऑप्शंस में समस्या है मैम। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मान लीजिए यूपीएससी ने सवाल पूछा, 3 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं आपसे, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, और ऑप्शंस हैं एनी 1, कोई एक, एनी 2, एनी 3, नन ऑफ दीज। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए मुझे लगता है 1, 2 करेक्ट है तो मैं एनी 2 टिक करूंगा। इन्हें लगता है 1 और 3 सही है, तब भी एनी 2 टिक करेंगे। और मान लीजिए एनी 2 ऑप्शन सही भी है, तो इसका मतलब तो जिसे सही ऑप्शन का ज्ञान है वो, और जिसे सही ऑप्शन का ज्ञान नहीं है वो, ये दोनों ही बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक साथ दोनों को +2 मार्क्स मिल गए। यूपीएससी चाहती क्या है? क्या आपको तुक्केबाज चाहिए, या आपको ऐसे छात्र चाहिए, ऐसे अभ्यर्थी चाहिए जिन्होंने वाकई में चीज़ों को का गहन अध्ययन किया है? आप चाह क्या रहे हैं? ऐसा पेपर क्यों बना रहे हैं आप सी सैट में आप सिलेबस क्रॉस कर रहे हैं, सिलेबस ब्रीच कर रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी? क्यों ब्रीच करना है आपको? आपको पेपर टफ बनाना है ना, आप टफ बनाओ ना। हम तो बोल रहे हैं आप पेपर टफ बनाओ, लेकिन आप सिलेबस ब्रीच मत करो ना। विद इन द सिलेबस रह के जितना टफ बनाना है बनाओ।
क्या दिक्कत है? हमें पता है यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम है, तो टफेस्ट एग्जाम में जो फ्रेज, इस फ्रेज में जो टफेस्ट वर्ड है वो हमें ऑलरेडी पता थी, मालूम थी ये बात हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, जिसके बावजूद हम लोग इसके प्रिपरेशन में आए हैं। तो हमें पता है, हमें मत सिखाओ कि टफेस्ट है, लेकिन आप सिलेबस ब्रीच मत करो। तो ये हमारी डिमांड्स हैं। मैम 2020 में जैसा कि अभी सुभाष सर बता रहे थे, आपको पैंडेमिक आया हुआ था, लोगों ने अपनों को खोया। आज आप मेरे बालों की हालत देख रही हैं, ये मैं अभी अपने छोटे भाई की बरसी करके आया हूँ। क्या ये मेरी उम्र है अपने छोटे भाई की बरसी करने की? मैं अपने छोटे भाई की बरसी करके हरिद्वार से लौटा हूँ। और मैम 2020-21 हम लोग पेपर भी नहीं दे पाए, उस बीच मेरा भाई, छोटा भाई गुजर गया। आपको पता है जिनके यहाँ मौतें होती हैं, जिनके यहाँ लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उन्हें पता होता है क्या तकलीफ़ होती है, क्या दर्द होती है। मेरी माँ आज भी रात रात को उठ करके सपने में चौंक जाती है। मैं अपना परिवार देखूं कि एग्ज़ाम देखूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हूँ। तो इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ थे, कम से कम वो कहते तो थे खुले तौर पर कि हाँ हम विदेशी भाषा में तुमसे परीक्षा लेंगे। वो खुले तौर पे थे, बेईमान थे तो थे, लेकिन बोलते थे कि हम बेईमान हैं। आपने ईमानदारी का चोला ओढ़ रखा और आप बेईमानी का काम कर रहे हो, छात्रों के साथ दगाबाजी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। क्या यही इंसाफ है? हम आवाज़ उठाएं तो कहाँ उठाएं? सड़क पे बैठते हैं, आंदोलन करने के लिए बैठते हैं, पुलिस हमें धक्के मारती है, गाजर मूली की तरह छात्रों को फेंका जाता है उठा उठा के। मुझे यूं कंधों से पकड़ के 4-4 पुलिस वाली गाड़ी में यूं फेंकते हैं। हम लोग करें तो करें क्या? क्या हम आंदोलनकारी हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है पुलिस? क्यों कर रहा है सिस्टम हमारे साथ ऐसा व्यवहार? प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कब जागेंगे? जब छात्रों का संहार कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा छात्रों को। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी समस्याओं पे सरकार ध्यान दे, संस्थाएं ध्यान दे। नहीं सुनेंगे तो ये आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। क्या करें? सर आप इसमें लीगल में आप वकील हैं इन सब के, यहाँ पे आपने क्या कोर्ट में क्या याचिका दायर की है, क्या दलील दायर हुई है और लीगल एक्शंस क्या कोर्ट ले सकती है, आप लोगों ने क्या डिमांड्स की है, उन सब के बारे में हमें बताइए। देखिए जो मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है सर? साकेत जैन। मैं इस जो केस में सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी है उसमें एडवोकेट हूँ। देखिए हमने सबसे पहले कैट में एक पिटिशन फाइल की थी, तो आपने मुद्दा सारा समझ लिया, इन्होंने सब बता दिया है। तो बेसिकली ये इशू था कि जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। आपने एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन दी है जो कि रूल्स के अंडर है, उसमें आपने एक सिलेबस प्रोवाइड किया है, ये 5 पॉइंट सिलेबस के हैं जिससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बट आपने क्या किया, आपने वो सिलेबस को हटा के क्लास 11th, क्लास 12th और आउट ऑफ सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि कोई कैंडिडेट, आप देखिए किसी भी कैंडिडेट की एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप भी जर्नलिज्म का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड होता है कि इससे बाहर नहीं आएगा, तो उसी तरीके से बच्चे अपीयर हुए। लेकिन इन्होंने पूरी जो स्टैट्यूटरी सिलेबस है उसका वायलेशन किया। और दूसरा जो क्वेश्चंस का लेवल था, देखिए सीसेट का पर्पज़ ये था कि ओरिजिनली जब सीसेट नहीं था, जब सीसेट आया तो सीसेट किस लिए आया कि जो रोट लर्निंग है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए हम सीसेट लेके आए। तो फिर आपने देखा कि 2013-14 में क्या हुआ कि सीसेट के मार्क्स कट ऑफ में ऐड होते थे, तो देखा कि जो इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो 200 में से 180 नंबर सीसेट में ला रहे हैं और जीएस में 50 नंबर ला रहे हैं, तो वो प्रीलिम्स सिर्फ सीसेट के बेस पे ही क्लियर करें। अगेन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिसएडवांटेजेस पोजीशन थी। तो फिर यूपीएससी ने, सरकार ने इस चीज़ को समझा और इन्होंने सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया। तो क्वालिफाई करने का पर्पज़ क्या था कि एक लिमिटेड एप्टीट्यूड आपका टेस्ट होगा, आपको कोई एडवांस मैथमेटिशियन नहीं चाहिए इसके लिए, एक आप बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे और आपका मेन जो चयन होगा वो जीएस के बेस पे होगा। बट अब यूपीएससी क्या कर रहा है, अभी फिर से पेपर का लेवल ऐसा बना दिया कि आप 33% मार्क्स भी नहीं ला सकते, तो 33 भी वही ला रहे हैं जो 2014-15 में इंजीनियर पूरा क्लियर कर रहे थे। तो टेक्निकली अभी भी नॉन टेक्निकल वाले जो बच्चे हैं वो इस प्रोसेस से बाहर रह रहे हैं। तो यही चैलेंज करते हुए हमने कैट में पिटिशन डाली थी। हमने पहला रिलीफ ये मांगा था कि एक इक्विटेबल रिलीफ होना चाहिए कि देखिए क्वेश्चंस बहुत सब्जेक्टिव हैं, तो किसी के लिए 4 वो गलत है, किसी के लिए 10 गलत है, किसी के लिए 15 गलत है, तो आप 10% कट ऑफ कम कर दीजिए, 33 से 23 कीजिए। सेकंड हमने बोला था कि इस ऐसे केसेस में क्या होता है कि
क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एनालिसिस चाहिए। तो हमारी सेकंड प्रेयर थी कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम नहीं कह रहे कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, वो कमेटी इस पे ओपिनियन दे, फिर कमेटी का जो ओपिनियन आएगा उसके बेस पे आगे कोर्ट डिसाइड करे। और तीसरी हमने प्रेयर मांगी थी कि इसको री एग्ज़ाम कराया जाए, ऑल्टरनेट प्रेयर। तो कैट में मैटर आर्ग्यू हुआ और फिर हम बीच में दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे इसको जल्दी डिसाइड कराने के लिए, क्योंकि अब देखिए 15 सितंबर से मेंस है, हम जितना अर्जेंसी पे काम कर रहे हैं। फिर कैट का भी फाइनली जजमेंट आया, जो मेरे हिसाब से बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग जजमेंट है। मैं आपको नटशेल में बताऊं, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं भी आप तब भी समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये था कि क्वेश्चंस क्लास 12th से आए हैं, तो जिस पे कैट ने बोला कि हम ये मान ही नहीं सकते कि जो बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है वो 12th का सिलेबस का क्वेश्चन कर नहीं सकता। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? जब आपने बोला है 10th क्लास के सवाल पूछे जाएंगे, आप अगर कोई जज भी हैं, वो जज बने हैं, वो बिना मैथ्स पढ़े बने हैं, क्या वो ख़राब जज हैं? नहीं ना। तो वो भी तो अपना लॉ पढ़ के अपने पीरियड में एक्सपर्टीज़ बने हैं ना। तो अगर हम लॉ वालों को भी इंजीनियरिंग के सवाल दे दें, वो भी नहीं कर पाएंगे, तो ये तो गलत है। अच्छा, दूसरा हमने कमेटी की प्रेयर मांगी थी, तो कमेटी की प्रेयर में ऐसा, मतलब जितना मेरा लॉ में एक्सपीरियंस है, ऐसा स्ट्रेंज लॉजिक मैंने आज तक नहीं देखा है। कोर्ट ने बोला कि हमने कमेटी की मांग की है, तो कोर्ट ने बोला अगर हम कमेटी बना देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो हमारा केस मान रहे हैं कि सीसेट में प्रॉब्लम है। अरे भाई, सीसेट अगर कमेटी बनाने का मतलब है कि कमेटी रिपोर्ट देगी, कमेटी जांच करेगी कि वो क्वेश्चंस का लेवल क्या है। हमने बोला था आप केवी का एक टीचर ले लीजिए, IIT दिल्ली से ले लीजिए, और सरकारी स्कूल के टीचर ले लीजिए, UPSC का कोई मेंबर ना हो, वो कमेटी बोले, हम मानने को भी तैयार हैं जो कमेटी बोले। बट कोर्ट ने बोला अगर हम कमेटी बनाएंगे तो वो प्रूव हो जाएगा कि सीसेट में लेकुना है, इसलिए हम कमेटी नहीं बनाएंगे। और कोर्ट साथ में बोलती है कि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम ये भी नहीं देख सकते कि क्वेश्चंस कैसे हैं, और हम कमेटी भी नहीं बनाएंगे। तो आप बताइए स्टूडेंट कहाँ जाए? कोर्ट ने क्या बोला कि जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स ने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, इसीलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट्स कल को आप मान लीजिए डेरिवेशन, इंटीग्रेशन या कोई PhD लेवल का भी सवाल पूछ दिए तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब इसी लॉजिक से। नेक्स्ट क्या था कि कोर्ट ने बोला, जो आप देखिए इग्नोरेंस देखिए, कोर्ट ने बोला जो 33% वाला बेंचमार्क है वो बहुत लो है। आप इस बेंचमार्क को किससे कंपेयर कर रहे हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे हम क्लास 7th 8th में होता था ना, 100 में से 33 नंबर लाना, तो 33 नंबर लाने वाले को ऐसे देखा जाता था कि ये मतलब ऑलमोस्ट पास हुआ है। अब आप ये समझिए IAS में जो टॉपर है वो आई थिंक 50-55% वाला टॉपर होता है, इफ़ आई एम करेक्ट, है ना। तो उसके मैं वो भी नहीं, उससे भी नहीं कंपेयर कर रहा, बट दिस इज़ अ डिफरेंट एग्ज़ाम। ये वो एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ 33% का एक पर्पज़ है। वो पर्पज़ ये है कि आपको एक एप्टीट्यूड, लिमिटेड एप्टीट्यूड लाना है। कोई बच्चा इंग्लिश से वो क्लियर करे, कोई बच्चा वो मैथ से क्लियर करे, बट आप क्वेश्चन ऐसे दीजिए जो कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पाए। मैं नहीं कह रहा सॉल्व कर पाए, जो मेहनत करेगा वो अटेम्प्ट से सॉल्व की उसमें भी चला जाएगा। बट आप ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि मेरे को देख के ही समझ आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो क्लास 11th है, NCERT में क्लियर कट क्वेश्चन है जो वहाँ से लिए गए हैं, हमने अपनी पटिशन में भी लगाए हैं। तो बात वही है ना, हमने जजेस को भी सेम चीज़ दिखाई कि आप देखिए, आप एक्सपर्ट नहीं है, हम भी एक्सपर्ट नहीं है। मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी का डिसीजन हमें मानने होगा। नहीं, आप कमेटी भी नहीं बनाएंगे, आप क्वेश्चंस में जाएंगे भी नहीं। और फिर बोलते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो ट्रिब्यूनल आ गए हैं, मे बी दे वर नॉट सक्सेसफुल। जैसे इन्होंने ट्रिब्यूनल में हेयरिंग में भी UPSC के वकील ने यही बोलने की कोशिश की थी, ये सारे बच्चे फेल हो गए हैं, तब इस वजह से ये ट्रिब्यूनल आ गए हैं। तब मैंने उन्हें करेक्ट किया था कि प्रीलिम्स का रिजल्ट हमारे पिटिशन फाइल करने के बाद में आया है, पहले नहीं। पहले हम कोई रिजल्ट, लोगों ने पिटिशन कब फाइल की थी? तो पिटिशन हमने फाइल की थी अराउंड 9th जून को, 8th जून को फाइल हुई थी। एग्जाम हुआ था 28 मई को, आप लोगों ने पिटिशन फाइल की 8 जून को और रिजल्ट आया 12 जून को। रिजल्ट 12 जून को आया, उसके बाद हुई थी। और अभी कैट का रिजल्ट आया है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को ऑर्डर है ना, 20 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व किया था और 3 अगस्त को इन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस की है। और आप ये देखिए 13, मैं नहीं कह रहा, चलिए जजेस की डिस्क्रिशन है, पर 13-14 दिन वो जजमेंट रिजर्व रहा। आप हमारा क्लॉक तो टिक टिक बहुत टाइम से कर रहा है। अभी भी देखिए, अब हमारी अगली रेमेडी हाई कोर्ट रहेगी। हम हाई कोर्ट में से फुल फ्लेज मेरिट पे चैलेंज करेंगे, जितनी जल्दी हो सके 1 से 2 दिन के अंदर हमारा अंदाज़ा है कि हम पिटिशन फाइल कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इस चीज़ में रिलीफ मिलेगा। और हाई कोर्ट से भी हम यही मांगने वाले हैं कि जब तक हमारी पिटिशन डिसाइड नहीं हो जाती, आपको मेन स्टे करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप मेन स्टे नहीं करेंगे, आप फिर से उन्हें 15 दिन रिप्लाई फाइल करने के लिए दे रहे हैं, तो 25 दिन तो उसी में निकल जाएंगे, तब तक तो मेंस ही हो जाएगा। फिर ये बोलेंगे कि हमारा मैटर इनफ्रक्चुअस हो गया, कि एक बार मेंस हो गया तो हम दोबारा तो नहीं कराएंगे। तो इसीलिए अर्जेंसी है बहुत मैटर में। और जो जजमेंट है कैट का, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, एब्सोल्युटली लाइक बैड जजमेंट। कुछ इसमें कोई लीगल इशू इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। और आगे अब यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है, तो अब फाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या
कब फाइल करेंगे आप दिल्ली हाई कोर्ट में? 1 या 2 दिन के अंदर पिटिशन फाइल हो जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक और जी आप बताइए। जी मैम, आपको सारे डेटा, सारे आंकड़े, सारे चीज़ों को इन लोगों ने बता दिया, आपके सामने है सारी चीज़। इसमें अब आपको बताना नहीं है कैसे क्वेश्चन इन्होंने गलत किया, किस तरीके से पार्शियलिटी कर रहे हैं। मैम, अभी सुभाष जी ने भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि कोविड के दौरान जो भीषण त्रासदी थी, महामारी थी, जिसमें पूरी दुनिया ठप हो गई थी, उन 2 अटेम्प्ट की जिम्मेवारी कोई तय नहीं कर रहा है। और 2 लाइन से मैं बोलना चाहूँगा यूपीएससी के लिए और उसके तानाशाही निरंकुशता के लिए और सत्ता पक्ष के लिए कि वो जो शख्स यहाँ तुमसे पहले तख्ता नसी था, उसको अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। मैं बताना चाहूँगा मैम कि जिस तरीके का ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं आज तक यूपीएससी को लेकर, आप कभी उठा के देख लीजिए, यूपीएससी कभी भी छात्राओं की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज जो मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, उस मुद्दे को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना समझना है कि जिस भारत ग्रामीणांचल क्षेत्र की बात आप करते हैं, जिस हिंदी को आप अपनी मातृभाषा बताते हैं, जिसको आप पूरे भारत में, विश्व में आप सपोर्ट करते हैं, आप उसको दिखावा करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसको प्रमोट करते हैं। आप हिंदी के साथ आखिर ऐसी पार्शियलिटी क्यों? और हिंदी माध्यम के छात्र और छात्राओं के साथ 2 तरफा शोषण और दोहन क्यों होता है? 2 तरफा कैसे? एक आयोग बैठा है जो सुनने के लिए नहीं तैयार है मैम, कि आपकी बात को कहीं से मानने के लिए नहीं तैयार है, आपसे बात करने के लिए नहीं तैयार है कि आपका मुद्दा क्या है, आप किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। दूसरा पक्ष शोषण। हिंदी माध्यम का स्कॉलर मुखर्जी नगर आता है तो जितने बड़े कोचिंग संस्थान से एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को केवल एटीएम मशीन समझते हैं। 2 लाख 2.5 लाख फीस रख दिए हैं, 2-2.5 साल में वो आपको कोचिंग कंप्लीट कराते हैं और 3 साल की तैयारी के दौरान एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा किन किन चीज़ों को, परेशानियों को फेस करता है, उसको समझने के लिए मैम कोई नहीं तैयार है। आज आप समझिए, इस आंदोलन को लेकर लगातार 2 महीने से लोग परमिशन मांग रहे हैं प्रशासन से कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक जगह ये देने के लिए नहीं तैयार है कि आप जहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठ सकें। अभी जंतर मंतर पर 1 दिन का इन्होंने परमिशन दिया। इन्हें लगा कि लोग इकट्ठे होंगे, बात सही है, इनके पास एविडेंस है, साक्ष्य हैं, हमको पीछे हटना पड़ेगा। इन्होंने वहाँ से हमारा धरना स्थल से हमें उठवा दिया। क्यों? मतलब कितने लोग थे वहाँ पे? आप सभी थे और इसके अलावा और कितने लोग हैं? जो बहुत लोग थे। कितने? मुझे लगता है कि कम से कम 400-500 लोग वहाँ पर थे मैम। और 500 लोगों के बैठने के दौरान 500 लोग एकदम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। वो लड़ाई जो समूचे भारतवर्ष के युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, वो लड़ाई जो उन सपनों के लिए है जिसको सरोकार करने के लिए मुखर्जी नगर की दुनिया में कदम रखते हैं। उसी लड़ाई को लड़ने के लिए मुखर्जी नगर बत्रा के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा के पास ये सारे लोग बैठने के लिए आए, धरना रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से। और अभी परसों की बात है, जिस तरीके से प्रशासन इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से, आप गौर से देख लीजिए मैम, ये लल्लन टॉप चैनल के माध्यम से मैं ये भी मंच से कहना चाहूँगा, आपको काफ़ी लोग देखते सुनते हैं, गौर से सारे चेहरों को देख लीजिए मैम। क्या ये आपको कोई बच्चा इसमें से एक आतंकी नज़र आता है क्या? जब हम बात करते हैं कि सर प्लीज़ हमें बैठने दीजिए, हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस अपने ऑफिशियल भाषा का, लैंग्वेज का प्रयोग करती है, उसको मैं आपके माइक पर नहीं बता सकता, गाली देते हुए, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जाती है और भविष्य को बर्बाद करने की धमकी देती है। आखिर मैम इन सब चीज़ों के लिए दिल्ली पुलिस ने किया आप लोगों के साथ? बिल्कुल किया मैम। गाली देते हैं, गाली खाने के लिए कोई नहीं आया। हमें पता है कि कौन कितना पढ़ के कहाँ बैठा है मैम। यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा कितना पढ़ता है और क्या करता है, कितना त्याग करता है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैम, आप सब लोगों को डिटेंशन में भी रखा गया, उस दौरान क्या हुआ? नहीं, रखने के दौरान वो थाने पर बारी बारी से बुला के अकेले में एक बच्चे का नाम, पता, एड्रेस, माता पिता का नाम और इस तरीके से बताने की ज़रूरत कि जो पढ़ते हैं। देखिए मैम, बड़ी अच्छी बात आपने, मतलब काउंसलिंग की गई आप लोगों की? बहुत अच्छी बात आपने पूछा मैम कि हर गांव में धमकी दी गई। किस चीज़ की धमकी? धमकियाँ ये था कि अगर आप नेक्स्ट टाइम से प्रोटेस्ट में आओगे तो आप पे FIR होगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा।
ये दिल्ली पुलिस ने आप लोगों से कहा। और जब हम लोग मुखर्जी नगर में जब हम लोग मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी बहुत सारे लोग कैमरा खोल के रखे थे मोबाइल का, तभी हम लोगों को कुछ नहीं कहा। जब हम लोगों को वैन में बैठाया गया तो लात मुक्का घूसा सबको मारा गया। मतलब हम लोग आदमी हैं, जब ऑफ कैमरा हो गया, क्योंकि गाड़ी में तो कोई देखने गया नहीं था, वहाँ पे लात घुसा मारा, वहाँ दो लोगों को बुला करके काउंसलिंग, तुम क्या कर रहा था, तुम क्या कर रहा था, तो मैं ज़्यादा जोश चढ़ गया, ये अभी एफआईआर कर देंगे तो तुम्हारा चला जाएगा। मैम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ मैम, हम भी कर रहे हैं। आए थे हम 17-18 में आए थे। बहुत जैसे कि हम तो ऐसे तबके से आते हैं कि गांव से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम लोग को तो इतना तक संघर्ष करना मैडम कि हम अपने पढ़ाई के लिए घर से भी लड़ाई करनी पड़ी हमें। बार बार मैंने मैट्रिक ये हाई स्कूल पास के लिए अपने घरों में झगड़ा करनी पड़ती थी, तब मैं सरकारी स्कूल जा पाती थी। ऐसे लोग हैं तो ये तो मेरी एक गुनाह हो गई कि मैंने एक गरीब होकर मैंने IAS का सपना देख लिया। यही होगी ना। मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की थी, मेरी अपनी तैयारी पर कोई नहीं शक नहीं थी। मैंने 3 साल CSET की तैयारी की थी, 1-2 बार कुछ नंबर से छूटे थे। हमने सोचे थे कि 2023 में हमने फाइनल कर लूँगी, मेरा सब कुछ तैयारी थे। लेकिन हमें क्या पता था कि आयोग की क्या मंशा है, ये सरकार की हमारी क्या मंशा है कि हम लोग को आरक्षण ख़त्म कर दे, कि CSET ऐसे ला दे कि जो IIT ये क्या कहा जाता है, इंजीनियर हो, एक IIT इंजीनियरिंग। मैंने नहीं सुनी मैडम, हम लोग गांव से हैं, हमें क्या पता। एक तो हम लोग ऐसा ही महिला है शोषित, पूरे वहाँ क्या कहता है कि हम लोग जो हमारे फादर हैं थोड़ा बहुत खेती उती करके कुछ पट्टे उट्टे करके जीवन यापन कर रहे थे। मैंने ठान ली कि मैंने भारत के एक अच्छे नागरिक बननी है, कम से कम BA पास करनी है। हमें कोई नौकरी की इच्छा भी नहीं थी, हम सोचे थे कि हम भारत के अच्छे नागरिक बने, BA पढ़े लोग को अच्छा मानते हैं, मैं पढ़ूंगी। हमें क्या पता था कि ऐसी मेरे साथ होगी, हमें नहीं पता थे। ये हमारी जो अधिकार छीन के किसी के और के दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। जब हमारे चेयरमैन सर कहते हैं कि मनोज सोनी जी, हाँ, उनका कोई बयान आया इस पर? नहीं, बयान नहीं आया, कोर्ट में रखे थे, उतना तो मैं नहीं जानती हूँ। एक कैट का केस में मैं भागीदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तबके से आती हूँ कि हम वकील का फीस कहाँ से दे पाऊँगी। मैंने मैडम एक था ऐसे कुछ शपथ पत्र यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से हमें था, बिहार सरकार से स्कॉलर ले लेते थे, BPSC पास किए थे तो मिला भी 50,000। उसी के बल पर सोचे थे कि कुछ और बिहार सरकार से ये CSET पास कर जाएंगे। मेरा 112 नंबर के करीब है, कट ऑफ तो इतने नहीं गए हैं। जैसे कुछ जानकारी मिली है तो UPSC तो आंसर भी नहीं जारी करती कि हम पता करें, क्या करें। तो उसी पे जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत परेशानी होती है हम लोग की संसाधन के अभाव। हम तो इस बात से रो रहे थे कि मेरे पास अटेम्प्ट भी बचे हुए, ऐसा नहीं कि हम ऐसे है कि अटेम्प्ट नहीं है तो हम कितने अटेम्प्ट दे दिए आपने, कितने बचे हैं? तो अभी 2 बचे हैं माम, एज ही नहीं है तो अटेम्प्ट का क्या करेंगे। हम लोग 27-28 साल में दिल्ली ही आए थे। हम लोग उतने जागरूक नहीं है कि IAS के बारे में सोचे। हमें कुछ पता चली थी, मैंने एक IAS ऑफिसर से अपने कुछ समस्याएं लेके गई थी तो पता चली थी कि ऐसा कोई होते हैं। तब से आपने सपने देखा IAS बनने का? सपने देखे हैं तो हमने क्या करें, अब PCS अब ये लोग भेदभाव करेंगे तो मेरा तो मन टूट चुका है। हम तो पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब मुझे कोई हिम्मत नहीं है कि जो बचा हुआ अटेम्प्ट दे सके। जब ये लोग ऐसे क्वेश्चन डालेंगे तो अब प्रेस नोट क्यों नहीं हमारे चेयरमैन जारी कर देते हैं कि आप गांव के हो तो आप नहीं भर सकते हो, तो हम नहीं भरते। क्यों अपनी ऊर्जा कहीं और लगा देते हैं, कोई जॉब कर देते हैं। अभी भी पैसे की ज़रूरत होती है तो कुछ जॉबें करते हैं तो आ जाती है। इतनी मेरी परिस्थिति खराब कर रखी है, मैंने कब्बे ही निकाल लेती अगर CSET ऐसा नहीं होते तो। एक तो गांव के लोगों को कभी कोचिंग ही नहीं मिला मैडम, घर से लड़ाई करके पैसे मिलते हैं नहीं ना। सरकारी स्कूल में जाते थे तो भी मेरे ऐसे परिवार हैं कि बहुत सारे कामें रहते थे तो हम उसको कामें करते कि पढ़ाई करते तो फिर भी ज़बरदस्ती चले जाते थे। और रात तक हम बोलते थे कि अपना काम मैं कर लूँगी ना, मुझे इतना कुछ मत कहो। मैं रात तक अपने काम पूरा कर लेती थी। तब अब क्या कहें, अब किससे मैं न्याय मांगूं? मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं हाई कोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट जाऊं। मैं तो कैट में भी अपील करने की इतना पैसे नहीं कि हम कर सकूं। मेरे साथ तो ये कहते हैं कि मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर उनकी कोई न्याय की परिभाषा अगर कुछ और जानते हैं हमारे चेयरमैन तो बता दें। हम तो यही पढ़े थे कि न्याय की परिभाषा तो यही है कि अगर एक भी वंचित वर्ग से के साथ जो अन्याय होता है
उसे न्याय नहीं माना जाएगा कि उसे न्याय मिल गया। हम लोग दर दर भटके, कहाँ भटकेंगे? चुपचाप रूम में मर रहे थे, रो रहे थे, कौन मेरी सुनने वाली है? मैं कहाँ से मीडिया वाले के बुलाऊं? मीडिया वाले थोड़ा हम लोग को मुद्दा कवर करेंगे। हम लोग हम कर रहे हैं, आपकी बात आगे आगे जाएगी। आप कर रहे हैं, आप उसके लिए मैं आभारी रहूंगी सदा के लिए। आपका हमारा काम है, लेकिन नहीं कर पाते हैं मैडम। हम तो मर मर के जी रहे हैं, क्या करें? और जो इंसान को IIT ना पता हो कि IIT कुछ होता है, एक IIT ऐसी कुछ होता है, मैंने इस बार जानी। जो अपने भाई से पूछे कि ऐसा कुछ होता है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ गए। हमें तो लगा कि अब ये मेरे लिए है नहीं, पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो चलो भाई मुड़ जाओ, और क्या, हम गरीबों हैं तो हम शोषण के लिए तो पैदा ही हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी बात आगे जाएगी। आपको अंग्रेज भी हम लोग जो गरीब मजदूरे की ही शोषण करके गया था, ये लोग भी हमारे ही लोग शोषण कर रहे हैं, अपने ही लोग शोषण कर रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें तो मुझे भगत सिंह की यादें आती है। जब मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मैंने भगत सिंह के बातें सुनी थी कि शोषण करता है, अपना हो चाहे पराया हो, शोषण करता ही होता है। तो हमारे अध्यक्ष पता नहीं क्या चाहते हैं, कैसी सामाजिक न्याय बोलते हैं। हमने भेदभाव नहीं किया, जो पूरा कभी कोचिंग का अथी नहीं देखा हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, ऐसा ही सरकारी स्कूल में पढ़ के अपनी जो आता था अपने हिम्मत पे पास किए। रातों में पढ़ाई करते थे कि किसी तरह मैं पढ़ लूँ। मैंने पूरा किया, अपना जो था मैंने पूरा किया। अब ऐसी बातें कर रही है तो हम लोग तो मुड़ेंगे, क्या करेंगे? कितने लड़ेंगे? शक्ति ही नहीं बची है ना। अब अपने रोजी रोटी देखेंगे कि इनके पीछे पड़ते रहेंगे, क्या करेंगे? जब इनको मनसा है तो कंबल ओढ़ के घी ना पिए, ये प्रेस नोट जारी कर दे, बस हम लोग मुड़ जाएंगे। आओ गांव के जितने भी लोग हैं सपना देखने, अपन 6 साल अपने संसाधन जो घर से खेत बेच बेच के कुछ पैसे लाते हैं, चाहे यहाँ जो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जैसे जो यहाँ जॉब करते हैं, हम भी करते हैं, कुछ पैसे जुटाते हैं, मैगजीन खरीदते हैं सालों भर की। चलो भाई 100 रुपये की मैगजीन आती है हिंदी मीडियम वाले से, हमें 100 रुपये के वो देने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है मैडम की कहता है ना कि आप अपने लक्ष्य के लिए क्या ना करोगे। पेपर द हिंदू पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से बहुत मेहनत करके पढ़ते तो 350 रुपया तो उसमें चली जाती है। खाने के लिए मैडम कुछ बचता नहीं है। इतने तबीयत खराब होते हैं फिर भी, सिर में दर्द होता है फिर भी पढ़ते हैं। क्या करो, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तब मेहनत तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। धैर्य रखिए और मेहनत करिए। मेरा तो यही है कि अगर अध्यक्ष जी बोलते हैं कि मैंने भेदभाव नहीं किया, तो क्या आपने भेदभाव नहीं किया? सीसेट का मतलब क्या है वो आप समझा दो फिर से, क्योंकि 24 में मेरे अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो वो फिर से जारी कर दे कि ITI का क्वेश्चन कहाँ होगा। हम सक्षम होंगे तो तैयारी करेंगे, ना तैयारी करेंगे लौट जाएंगे अपने मुल्क की ओर, बस। और हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। न तो ये इनका है तो हटाए, हम लोग का मुद्दा का सुने। हम पूरे ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सिर्फ इनसे नौकरी मांग रहे हैं। मैं नौकरी नहीं मांग रही हूँ मैडम। हमने पढ़ाई के दौरान देखे कि अनुच्छेद 16 में लिखा है कि सबको समानता का अवसर दिया जाए। मेरी अवसर के दमन कर रहे हैं ये लोग मिलके। मैम आपने मनोज सोनी के रिप्लाई के बारे में पूछा, मैं एक बात छोटी सी बता देना चाहता हूँ। जब UPSC का रिप्रेजेंटेशन लगभग 16,000 बच्चे शिकायत के UPSC के पोर्टल पे कि पेपर ऐसा आया था, मैंने कॉल किया जब 16,000 बच्चों ने शिकायत की है, ठीक है, और धरने पे 500 बच्चे गए हैं आप लोगों के साथ। वो ऑनलाइन होता है तो गांव दूर दराज से जो भी होता है रिप्रेजेंटेशन फाइल कर देता हूँ। मैम मुझे जवाब क्या मिला वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे कि कोर्ट तो गए हो ना, चलो वहाँ बात कर लेंगे, वहाँ देख लेंगे। आप बताइए, जैसे कोई गुंडा होता है ना, कोई भी गलती, ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होगी। वहाँ पे मैं हेल्पलाइन पे कॉल किया था तो वहाँ पे ये बोला गया था कि मतलब मैंने बोला कि सर ऐसी बात है, हमने इतना रिप्रेजेंटेशन फाइल किया। वो कह रहे हैं कि अरे तुम लोग तो कोर्ट गया है ना, कोर्ट में देख लेंगे। जैसे कोई गुंडा नहीं होता है फिल्मों में। सर ये रिकॉर्डिंग है तो एक बार दिखा दीजिए। अभी मैम अभी मेरे फ़ोन में नहीं, मैं आपको शेयर कर दूँगा वो रिकॉर्डिंग। जी, आप लोगों में से कितने लोग कोचिंग जाते हैं? कोचिंग में तरफ जाते नहीं, हम लोग तो कई अटेम्प्ट्स किसी ने कोचिंग ली है UPSC की? तो आप लोगों के टीचर्स का जो आप लोग CSET में सवाल के लिए बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्या उन्होंने भी यही बात बोली? उन्होंने ये सारे सवाल देखे एक करके? मशहूर एक हमारे, आपका नाम बताइए। राम पांडे मैम। मैम एक बहुत मशहूर टीचर है हमारे यहीं के, आपके शोबे भी कई बार जा चुके हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर UPSC के कोई भी मेंबर इस पेपर को 2 घंटे के अंदर आके सॉल्व करके दिखा दें तो मैं मान लूँ। कितनी ड्यूरेशन बताई उन्होंने, कितने घंटे में कर सकते हैं?
मैम जैसे मान के चलिए 2 घंटे आपका 2 घंटे का पेपर है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आप 2 घंटे के अंदर उस पेपर को सीसेट के पेपर को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस हिसाब से क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ड्यूरेशन के लिए उन्होंने क्या बोला कि कितने ड्यूरेशन में कर सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे? होता क्या है एक्चुअली सीसेट के पेपर में होता क्या है, हमारे 27 से 30 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, उसके बाद में हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चन में क्या होता है, एक कॉम्प्रीहेंशन को अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो उसमें मान के चलिएगा कि 400 वर्ड होते हैं और उस पर एक क्वेश्चन पूछता है केवल। 27 कॉम्प्रीहेंशन 27 क्वेश्चन। अब 27 कॉम्प्रीहेंशन को जब आप पढ़ोगे उसके बाद एक एक पैराग्राफ पूरा पढ़ के जब आप उसका क्वेश्चन का आंसर करोगे तो सोचिए कि एक पैराग्राफ पे आपको मिनिमम 5 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार ही पढ़ के तुरंत आप आंसर नहीं पुट कर सकते। ये प्रॉब्लम हो गई कॉम्प्रीहेंशन की। मैथमेटिक्स का एक एक सवाल ऐसा पूछा गया इस बार कि एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही नहीं मैम, वो तो एक इशू है ही। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आउट ऑफ सिलेबस का सवाल ही पूछा गया। और भी जो मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के सवाल पूछे गए, सारे जो क्वेश्चन भी पूछे गए, उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन को आप ये नहीं बता सकते कि कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं जब तक आप उसके गो थ्रू नहीं होंगे। उस क्वेश्चन के 5 मिनट 6 मिनट आपको क्वेश्चन लगाने में लगे, पता चला हमारा कोई फाइनल आंसर नहीं आ रहा। हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तब जाके एक फाइनल आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप घंटे पूरे जोड़ लेंगे, मिनट पूरे जोड़ लेंगे, तो पता चलेगा वो 3 साढ़े 3 घंटे का पेपर 4 घंटे का पेपर बन रहा है, सीसेट का पेपर। दूसरी चीज़, हमारा जो जीएस का पेपर रहा उसमें मैम 37, ये मान के चलिए लगभग 47 क्वेश्चन। इस हिसाब से ऑप्शन उनके सेट किए गए हैं कि क्या है, कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कुछ भी तुक्का मार दे। 47 क्वेश्चन जीए में ऐसे तुक्का मारने वाले थे और आउट ऑफ सिलेबस सी सेट में 27 सवाल थे आप लोगों के। ठीक है। दूसरी चीज़ मैम क्या है कि ये धौलपुर हाउस में बैठे हुए जो हिटलर और मुसोलिनी हैं, ये अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा तानाशाह समझ रहे हैं। इनको हम लोगों के संघर्ष के बारे में नहीं पता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं धौलपुर हाउस की बात कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ मनोज सोनी सर रहते हैं, उनकी बात। सोनी सर नहीं, जहाँ हिटलर और मुसोलिनी रहते हैं, वही बता रहे हैं। हाँ, जहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी रहते हैं। तो ये लोग हम लोगों के संघर्ष को नहीं जान रहे हैं। इनको स्पष्ट नहीं है कि हम लोग, ये बताइए सीधी सी बात है, इसमें जितने सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है, कोई साइंस बैकग्राउंड का है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड का है। हम लोग अपने स्ट्रीम में विभिन्न सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं। मैं बेसिकली MSc हूँ, फिजिक्स से कर रखा हूँ, उसके बावजूद मुझसे सीसेट नहीं हो रहा है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं इसमें कोई गर्व नहीं फील कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैम, 1 मिनट, बस 1 मिनट लूँगा, बात कंप्लीट करूँ। ये जो जैसे यूपी PCS हमारा होता है, तो वो एग्ज़ाम के विदिन 1 वीक में क्या करता है, एक आंसर की हमको दे देता है और उसके OMR शीट के पीछे एक कार्बन कॉपी होती है। UPSC में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए क्या करते हैं, जैसे 2022 में इसने बहुत सारे आंसर्स को, क्वेश्चन को इन्होंने ड्रॉप किया, हमने वो क्वेश्चन किया, पता चला फैक्ट देने की जरूरत नहीं है भाई। 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन्होंने ड्रॉप किया, हम सारे कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। तो इसमें होता क्या है मैम, क्या हुआ कि इन्होंने कोई OMR शीट हमको दिया नहीं है, उसका कार्बन कॉपी हमारे पास है नहीं। अब हमें चैलेंज करना है अगर कि हमारा ये क्वेश्चन सही है, इन्होंने ड्रॉप किया और एक क्वेश्चन की वजह से हम PT एग्जाम से बाहर हो गए, हम किस बेस पे चैलेंज करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ। दूसरी चीज़, हमारा जो कोविड का कंपनसेटरी अटैम्प्ट है, सबने झेला है। 2020-21 में क्या नहीं हुआ, सबने देखा है। इनकी फैमिली में, ये धौलपुर हाउस वालों की फैमिली में हो सकता है किसी को कोरोना ना हुआ हो, हम लोगों को सबको, हम लोग सब कोविड से अफेक्टेड थे। ओमिक्रॉन आया, उसके बाद उसमें भी झेले। 2 साल हमारा तो ऐसे ही चला गया। दूसरी चीज़, सीसेट को मैम अब किसी भी कीमत पर इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये आपकी मांग है कि सीसेट को हटाया जाए? सीसेट को हटाया लेकिन जो आप लोगों के वकील थे उन्होंने कहा है कि कट ऑफ को 33% इस साल के लिए, इस साल के लिए सिर्फ 2023 के लिए 33% से उसे 23% किया जाए और आगे सीसेट को हटाया जाए। ये आपकी पहली डिमांड है? ठीक है। कमेटी बोली भी है, निवेकर समिति ने बोली भी है कि आपको सीसेट को हटाना पड़ेगा, तभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। नहीं तो आप सीधा एक प्रेस रिलीज कर दो कि कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि व्यक्ति इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकता। अगर अप्लाई, आंसर की ब्लंडर इतना बड़ा है इनका कि पिछली बार मैंने अपना 90+ मार्क्स GS1 में जोड़ा था और इनका आंसर भी ब्लंडर के बाद में ये हालत थी कि मैं सीसेट पिछली साल वाला पास कर गया था, लेकिन एंड में GS की आंसर की इन्होंने इतनी ख़राब दी थी कि उसकी वजह से मैं मेन से बाहर हो गया।
6 क्वेश्चन में इन्होंने ब्लेंडर, जबकि जो कि गवर्नमेंट के सोर्स के कोई मार्क्स वगैरह मिले आपको? जो 6 क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया यूपीएससी ने? कुछ उसके लिए कुछ प्रेस नोट वगैरह कुछ जारी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ किया उन्होंने, क्योंकि जो 6 क्वेश्चन थे उनको रैंडमली आंसर दिया उन्होंने गवर्नमेंट सोर्स के बाहर भी। अगर वो कुछ भी बोलते या कुछ उसका किसी को बेनिफिट देते तो मैं पिछला मेंस लिख देता, क्योंकि मेरा 71 नंबर सीसेट में था। हम तो पूरी साल ये सोच के आए थे कि शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी। मैंने सीसेट को पढ़ा, मैंने खूब पढ़ा, तो उसके बावजूद भी ये ऐसा सीसेट बना रहे हैं, तो क्या कोई तरीका है इनका? अगर है तो, अगर आपको लग रहा है कि सीसेट हमारा बहुत अच्छा है, मतलब उनको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा बनाया, तो आप भेज दीजिए 3-4 मेंबर को यहाँ बैठ के सॉल्व करवा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी मान लेंगे कि शायद हमने कम पढ़ाई की होगी। हाँ, मैंने 2 साल IIT की तैयारी की थी, IIT तैयारी के बावजूद भी मेरा मैथ ठीक है, इतना ख़राब नहीं है, उसके बावजूद भी सबके पैर कांपे थे। अच्छा, आपने IIT की तैयारी करी, फिर भी जो सीसेट में सवाल आए हैं उसको लेकर आपको भी ऐसे हो रहा है कि ये क्या सवाल आए हैं? हाँ, पूरा पैर कांपने लगा। सब कुछ मैंने 2 के तो गलत आंसर मार्क करके आया, तो इतना पैर कांप रहा था मेरा। हाँ, ये हालत है। अगर उनको लग रहा है कि सीसेट ज़्यादा अच्छा है तो आ जाएं 4-5 मेंबर, अपना भेज दें जो पेपर सेट करते हैं कि हाँ हम संतुष्ट हो जाएंगे उससे। हमारी पहली डिमांड है कि हमें इस वर्ष जो सीसैट का पेपर हुआ था उसमें 33% जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसे रिड्यूस करके 23% किया जाए। दूसरी डिमांड है हमारी 2024 से सीसैट को ख़त्म किया जाए, जो कि यूपीएससी की खुद की विजन डॉक्यूमेंट 2019 की रिपोर्ट में लिखी हुई बात है। तीसरी डिमांड है हमारी 2020 और 21 जो कि पैंडमिक ईयर्स थे उसका कॉम्पनसेशन देते हुए जो भी बच्चे 2020, 21, 22 या 23 में एलिजिबल थे उन सभी बच्चों को 2024 और 25 में 2 कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट्स दिए जाएं। हमारी अगली डिमांड है कि जो जीएस का पेपर था इस वर्ष का वो भी अनफेयर था, उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हम देने के लिए तैयार हैं और वो कमेटी तय करे कि पेपर कैसा था, सही था या गलत था। इसके अलावा हमारी एक डिमांड जो है वो ये है कि जो एज रेकनिंग डेट है वो 1 अगस्त से ये लोग काउंट करते हैं, उसे चेंज करके 1 जनवरी किया जाए। और आखिरी डिमांड है हमारी, जो आंसर की आप 14 महीने बाद देते हो और 14 महीने बाद ये छात्रों को पता चलता है कि आपने 7, 8, 10 सवालों के जवाब गलत दे दिए, तो उस आंसर की को आप प्रीलिम्स के जस्ट बाद रिलीज़ करें ताकि हम उसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकें। ऐसा ना हो कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया, IAS का चयन हो गया, IPS का चयन हो गया और फिर हमें यही नहीं पता कि भाई आपने कौन से क्वेश्चन के आंसर्स गलत बताएं। हर साल ये कर रहे हैं, 7-8 साल 2022 के आंसर की में 8 सवाल गलत दिए इन्होंने आंसर। हम चैलेंज करते हैं यूपीएससी को, तो इन चीज़ों को थोड़ा किया जाए। डिसेबल आप लोगों की अलग से डिमांड है या फिर यही डिमांड है सर आप लोगों की? मेरी एक डिमांड ये है कि यूपीएससी को पेपर सेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ब्लाइंड एस्पेरेंट है वो इस पेपर को कैसे सॉल्व कर पाएगा। और मैम इस बात का ध्यान रखते समय उनको कोई भी नियम बनाने पड़े, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो वैकेंट सीट है वो कैसे फुलफ़िल की जाएगी और कैसे उनको पेपर बनाना है जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो सके। मैम ये डिमांड मेरी है मैम स्पेशली। ठीक है, तो हम लोग अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं। यहाँ पे यूपीएससी के ये सभी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सीसेट का जीए का पेपर दिया है। इन लोगों की ये डिमांड्स है यूपीएससी से, सरकार से। तो फिर देखते हैं सरकार और यूपीएससी इन लोगों की डिमांड्स पर कितना आगे जाती हैं, कोर्ट में और क्या होता है। मेरे साथी कैमरे के पीछे हैं मोहन, मैं हूँ मनीषा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।